गोरसिया एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर सभी का हार्दिक स्वागत। प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन अध्ययन करेंगे कक्षा 11 की हिंदी अनिवार्य की पुस्तक आरोह का पाठ 1 नामक का दारोगा, जिसके लेखक है मुंशी प्रेमचंद। इस पाठ को पहले अपन पढ़ चुके हैं। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अब आज अपन अध्ययन करेंगे इस पाठ के पाठ्य पुस्तक के प्रश्न और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे। और एक बार मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूं कि विद्यार्थियों से, यूट्यूब चैनल देखने वालों से, कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि नया आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो अपन अध्ययन करेंगे नमक के दारोगा कहानी के प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, कहानी का कौन सा पात्र आपको सर्वाधिक प्रभावित करता है और क्यों? नमक के दारोगा नामक कहानी है। इस कहानी में कौन सा ऐसा पात्र है जो सबसे आपको अधिक प्रभावित करता है? तो उत्तर है, हमें इस कहानी का पात्र वंशीधर सबसे अधिक प्रभावित करता है। वह ईमानदार, शिक्षित, कर्तव्यपरायण व धर्मनिष्ठ व्यक्ति है। उसके पिता उसे बेईमानी का पाठ पढ़ाते हैं, घर की दयनीय दशा का हवाला देते हैं, परंतु वह इन सब के विपरीत ईमानदारी का व्यवहार करता है। वह स्वाभिमानी है। अदालत में उसके खिलाफ गलत फैसला लिया गया, परंतु उसने स्वाभिमान नहीं खोया। उसकी नौकरी छीन ली गई। कहानी के अंत में उसे अपनी ईमानदारी का फल मिला। पंडित अलोपीदीन ने उसे अपनी सारी जायदाद का आजीवन मैनेजर बना दिया। इसलिए हमको सबसे अधिक प्रभावित करने वाला पात्र कौन है? वंशीधर है। अगला प्रश्न, नमक का दारोगा कहानी में पंडित अलोपीदीन के व्यक्तित्व के दो पहलू या पक्ष उभर कर आते हैं। कौन से है दो? पंडित अलोपीदीन के दो पहलू सामने आते हैं। पहला है, लक्ष्मी के उपासक पंडित अलोपीदीन लक्ष्मी के उपासक हैं। वे लक्ष्मी को सर्वोच्च मानते हैं। उन्होंने अदालत में सबको खरीद रखा है। वे कुशल वक्ता भी हैं। वाणी और धन से उन्होंने सबको वंश में कर रखा है। इसी प्रकार से वे नमक का अवैध धंधा करते हैं। वंशीधर द्वारा पकड़े जाने पर वे अदालत में धन के बल पर स्वयं को रिहा कर लेते हैं और वंशीधर को नौकरी से हटवा देते हैं। ये है, पहला है इनका पहलू लक्ष्मी के उपासक। दूसरा है ईमानदारी की कायल। कहानी के अंत में इनका उज्जवल रूप सामने आता है। वे वंशीधर ईमानदारी की कायल हैं। ऐसा व्यक्ति उन्हें सरलता से नहीं मिल सकता। वे स्वयं उनके घर पहुँचे, उसे अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर बना दिया, उन्हें अच्छा वेतन सुविधाएं देकर मान सम्मान दिया। उनके स्थान पर आम आदमी तो सदा बदला लेने की बात ही सोचता रहता है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तीसरा प्रश्न है, कहानी के लगभग सभी पात्र समाज की किसी न किसी सच्चाई को उजागर करते हैं। निम्नलिखित पात्रों के संदर्भ में पाठ के उस अंश को उद्धृत करते हुए बताइए कि यह समाज की किस सच्चाई को उजागर करते हैं। 3 व्यक्ति कौन कौन से हैं इस पात्र के? वृद्ध मुंशी, वकील, शहर की भीड़। वृद्ध मुंशी वंशीधर के पिताजी है और वकील है और शहर की भीड़। पहला है वृद्ध मुंशी जी। ये वंशीधर का पिता है, जो भ्रष्ट चरित्र का प्रतिनिधि है। इसे धन में ही सब कुछ दिखाई देता है। यह अपने बच्चों को ऊपर की कमाई तथा आम आदमी के शोषण की सलाह देता है। अब इनके द्वारा प्रकट किए गए इस पाठ का जो अंश है, उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे। समझाने लगे, बेटा घर की दुर्दशा देख रहे हो, रण के बोझ में दबे हुए हैं, लड़कियां हैं वह घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती हैं। मैं कंगारे का वृक्ष हो रहा हूँ, न मालूम कब गिर पड़ो। अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो। नौकरी में ओहदे की और ध्यान मत देना, यह तो पीर की मज्जार है। निगाह सदावे और सादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का सांद है।
जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती है। ऊपरी आमदनी कौन देता है? ईश्वर देता है, ऐसा वृद्ध मुंशी जी कहते हैं। इसी से उसकी बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो तो मैं क्या समझाऊं? इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो और अवसर को देखो, उसके उपरांत जो उचित समझो करो। गर्ज वाले के साथ कठोरता करने में लाभ ही लाभ है, लेकिन बेगरज को दाव पर पाना जरा कठिन है। इन बातों को निगाह में बांध लो। ये मेरी जन्म भर की कमाई है। वे बेटे द्वारा रिश्वत न लेने पर उसकी पढ़ाई लिखाई को व्यर्थ मानते हैं। पढ़ना लिखना सब अकारण गया, ऐसा उनका व्यक्तित्व प्रकट होता है। अब अगले हैं वकील। वकील समाज के उस पेशे का प्रतिनिधित्व करते हैं जो सिर्फ अपने लाभ की फिक्र करते हैं। उन्हें न्याय अन्याय से कोई मतलब नहीं होता है, उन्हें धन से मतलब होता है। अपराधी के जीतने पर भी वे प्रसन्न होते हैं। वकीलों ने यह फैसला सुना और उछल पड़े। 100 जन बांधुओं ने रुपयों की लूट की। उदारता का सागर उमड़ गया, उसकी लहरों ने अदालत की नींव तक हिला दी। वकीलों ने नमक के दरोगा की कहानी की चेतावनी तक दिलवा दी। यद्यपि नमक के दारोगा मुंशी बंशीधर का अधिक दोष नहीं है, लेकिन यह बड़े खेद की बात है कि उसकी उद्दंडता और विचारहीनता के कारण एक भले मानस को दुख झेलना पड़ा। नमक के मुकदमे की बढ़ी हुई नमक हलाली ने उसके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए, ऐसा वकील कहते हैं बंशीधर से। अब भीड़, शहर की भीड़ किसका प्रतिनिधित्व कर रही है? शहर की भीड़ तमाशा देखने का काम करती है। उन्हें निंदा करने व तमाशा देखने का मौका चाहिए। उनकी कोई विचारधारा नहीं होती है। अलोपीदीन की गिरफ्तारी पर शहर की भीड़ की प्रतिक्रिया देखिए। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। सवेरे देखिए तो बालक वृद्ध सबके मुंह से यही बात सुनाई देती थी। जिसे देखिए वही पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था। निंदा की बौछार हो रही थी, मानो संसार में अब पापी का पाप कट गया। पानी को दूध के नाम से बेचने वाला ग्वाला, कल्पित बनाने वाले सेठ साहूकार, यह सब के सब देवताओं की भांति गर्दनें सला रहे थे। एक दूसरे दिन पंडित अलोपीदीन अभियुक्त होकर कांस्टेबलों के साथ हाथों में हथकड़ियाँ, हृदय में गिलानी, शोभ भरे लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की ओर चले तो सारे शहर में हलचल मच गई। मेलों में कदाचित आंखें इतनी व्यंग्य न होती होगी। भीड़ के मारे छत और दीवारों में कोई भेद न रहा। अब अगला प्रश्न है, निम्न पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर का मंजार है। निगाह सटावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्ण मासिक का सांध है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो तो मैं क्या समझाऊं? ये उक्ति किसकी है? ये उक्ति वृद्ध मुंशी जी की है जो बंशीधर के पिता है। मासिक वेतन को पूर्ण मासिक का सांध क्यों कहा? मासिक वेतन को पूर्ण मासिक का सांध कहा गया है क्योंकि यह भी महीने में एक बार दिखाई देता है। इसके बाद यह घटता चला जाता है, अंत में वह समाप्त हो जाता है। वेतन भी एक बार पूरा आता है और खर्च होते होते महीने के अंत तक समाप्त हो जाता है। क्या आप एक पिता के इस वक्तव्य से सहमत हैं? मैं पिता के इस वक्तव्य से सहमत नहीं हूँ। पिता का कर्तव्य पुत्र को सही रास्ता चलाने का होता है, परंतु यहाँ पिता स्वयं ही भ्रष्टाचार के रास्ते पर चलने की सलाह दे रहा है। अगला 5वां प्रश्न है, नमक का दरोगा कहानी के 2 अन्य शीर्षक बताते हुए उसके आधार को भी स्पष्ट कीजिए। इस कहानी की अन्य शीर्षक ये हो सकते हैं। पहला है सत्य की जीत। इस कहानी में सत्य की शुरू में भी प्रभावी रहा, अंत में बंशीधर के सत्य के सामने अलोपीदीन को हार माननी पड़ी। दूसरा है ईमानदारी। बंशीधर ईमानदार है, वह भारी रिश्वत से भी प्रभावित नहीं हुआ। अदालत में उसे हार मिली, नौकरी छूटी, परंतु उसने ईमानदारी का त्याग नहीं किया। अंत में अलोपीदीन स्वयं
उसके घर पहुंचा और इसी गुण के कारण उसे अपने समस्त जायदाद का मैनेजर बनाया। ये है 2 शीर्षक इस कहानी के, अन्य हो सकते हैं। कहानी के अंत में अलोपीदीन के वंशीधर को मैनेजर नियुक्त करने के पीछे क्या कारण हो सकता है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। क्या आप इस कहानी का अंत किस प्रकार करते? कहानी के अंत में अलोपीदीन ने वंशीधर को मैनेजर नियुक्त किया अपनी समस्त जायदाद का। इसके निम्नलिखित कारण हो सकता है। पहला है, अलोपीदीन स्वयं भ्रष्ट था, परंतु उसे अपनी जायदाद को संभालने के लिए ईमानदार व्यक्ति की जरूरत थी। वंशीधर उसकी दृष्टि से योग्य व्यक्ति था। दूसरा कारण है, पंडित अलोपीदीन आत्मग्लानि से भी पीड़ित था। उसे ईमानदार व कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति की नौकरी छीनने का दुख था। मैं इस कहानी का अंत इस प्रकार करता। ग्लानि से भरे अलोपीदीन वंशीधर के पास गए और वंशीधर के समक्ष उनसे वेतन के साथ मैनेजर पद देने का प्रस्ताव रखा। यह सुनकर वंशीधर ने कहा, यदि आपको अपने किए गए ग्लानि हो रही है तो अपना जुर्म अदालत में कबूल कर लीजिए। अलोपीदीन ने वंशीधर की शर्त मान ली। अदालत ने सारी सच्चाई जानकर वंशीधर को नौकरी पर रखने का आदेश दिया। वंशीधर सेवानिवृत्ति तक ईमानदारी पूर्वक नौकरी करते रहे। सेवानिवृत्ति के उपरांत अलोपीदीन ने वंशीधर को अपने समस्त कार्यभार के लिए मैनेजर नियुक्त कर लिया। अब पाठ के आसपास और प्रश्नोत्तर है। प्रश्न है, दारोगा वंशीधर गैर कानूनी कार्यों की वजह से पंडित अलोपीदीन को गिरफ्तार करता है, लेकिन कहानी के अंत में इसी पंडित अलोपीदीन की सहृदयता पर मुग्ध होकर उसके यहाँ मैनेजर की नौकरी को तैयार हो जाता है। आपके विचार से वंशीधर को ऐसा करना उचित है? आप उसकी जगह होते तो क्या करते? उत्तर इसका होगा, वंशीधर ईमानदार सत्यनिष्ठ व्यक्ति था। दारोगा के पद पर रहते हुए उसने पद के साथ नमक हलाली की तथा उस पद की गरिमा को ध्यान रखते हुए ईमानदारी सतर्कता से कार्य किया। उसने भारी रिश्वत को ठुकराकर पंडित अलोपीदीन जैसे प्रभावी व्यक्ति को गिरफ्तार किया। उसने गैर कानूनी कार्य को रोका। उसी अलोपीदीन ने जब उसे अपनी जायदाद का मैनेजर बनाया तो वह उसकी नौकरी करने के लिए तैयार हो गया। वह पद के प्रति कर्तव्यनिष्ठ था। उसकी जगह हम भी वही करते जो वंशीधर ने किया। अगला प्रश्न है, नमक विभाग के दरोगा पद के लिए बड़ों बड़ों का जी ललचाता था। वर्तमान समाज में ऐसा कौन सा पद है जिसे पाने के लिए लोग लालायित रहते होंगे और क्यों? आज के समाज में आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आयकर, बिक्री कर आदि की नौकरियों के लिए लोग लालायित रहते हैं, क्योंकि इन सभी पदों पर ऊपरी आमदनी के साथ साथ पद का रोब भी मिलता है। ये देश के नीति निर्धारक भी होते हैं। अगला प्रश्न है, अपने अनुभवों के आधार पर बताइए कि जब आपके तर्कों ने आपके भ्रम को पुष्ट किया हो। ये तो अपने अनुभव के हिसाब से लिख लेना है। पढ़ना लिखना सब अकार्थ गया। वृद्ध मुंशी जी की द्वारा यह बात एक विशिष्ट संदर्भ में कही गई। अपने निजी अनुभवों के आधार बताना है। जब आपको पढ़ना लिखना व्यर्थ लगा, जब आपको पढ़ना लिखना सार्थक लगा। पढ़ना लिखना को किस अर्थ में प्रयुक्त किया गया होगा? साक्षरता या शिक्षा, या इन दोनों को समान मानते हैं? पहला है, जब आपको पढ़ना लिखना व्यर्थ लगा। मेरा एक साथी अनपढ़ था। उसने व्यापार प्रारंभ किया। शीघ्र ही बहुत धनी और समाज का प्रतिष्ठित आदमी बन गया। मैंने पढ़ाई में ध्यान दिया। प्रथम श्रेणी में डिग्रियां लेने के बावजूद आज भी बेरोजगार हूँ। नौकरी के लिए मुझे उसकी सिफारिश करवानी पड़ी तो मुझे अपनी पढ़ाई लिखाई व्यर्थ लगी। अब दूसरा वाक्य है, जब आपको पढ़ना लिखना सार्थक लगा। पढ़ने लिखने के बाद जब मैं कॉलेज का प्रोफेसर हो गया तो बड़े बड़े अधिकारी, व्यापारी अपने बच्चों को दाखिले के लिए मेरे पास प्रार्थना करने लगे। उन्हें देखकर मुझे अपनी पढ़ाई लिखाई सार्थक लगने लगी। अब पढ़ना लिखना को शिक्षा के अर्थ में प्रयुक्त किया गया है, क्योंकि साक्षरता का अर्थ क्या होता है? अक्षर ज्ञान से लिया गया है।
शिक्षा विषय के मर्म को समझाती है। अगला 5वां प्रश्न है, लड़कियां हैं वह घास फूस की तरफ बढ़ती चली जाती हैं। वाक्य में समाज में लड़कियों की स्थिति की किस वास्तविकता को प्रकट किया है? उत्तर होगा, ये वाक्य समाज में लड़कियों की हीन दशा को व्यक्त करता है। लड़कियों की युवा होते ही माता पिता को उनके विवाह आदि की चिंता सताने लगती है। विवाह के लिए दहेज इकट्ठा करना पड़ता है। इनसे परिवार को कोई आर्थिक लाभ नहीं होता है। 6वां प्रश्न, इसलिए नहीं कि अलोपीदीन ने क्यों यह कर्म किया, बल्कि इसलिए कि वह कानून के पंजे में कैसे आए। ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य साधन करने वाले धन और अनन्य वात्सल्यता हो, वह क्यों कानून के पंजे में आई। प्रत्येक मनुष्य उनसे सहानुभूति प्रकट करता है। अपने आसपास अलोपीदीन जैसे व्यक्तियों को देखकर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? उपयुक्त टिप्पणी को ध्यानपूर्वक रखते हुए लिखें। अलोपीदीन जैसे व्यक्ति को देखकर मुझे कुढ़न सी महसूस होगी। ऐसा व्यक्ति कानून को मखौल बनाते हैं। इन्हें सजा अवश्य मिलनी चाहिए। मुझे उन लोगों पर गुस्सा आता है जो उनके प्रति सहानुभूति जताते हैं। अब समझना है इन वाक्यों को। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर की मजार है। निगाह छड्डावे और छादर पर रखनी चाहिए। अब नौकरी में पद को महत्व न देकर उससे होने वाली ऊपरी कमाई पर ध्यान देना चाहिए। दूसरा वाक्य है, इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र, बुद्धि अपनी पथ प्रदर्शक, आत्मा अवलंबन ही अपना सहायक था। ये वंशीधर के लिए बात है। इस संसार में व्यक्ति के जीवन संघर्ष में धैर्य, बुद्धि, आत्मावलंबन ही क्रमशः धैर्य उनका मित्र होता है, बुद्धि उनकी पथ प्रदर्शक होती है और आत्मावलंबन उनका सहायक का काम करता है। हर व्यक्ति अकेला होता है, उसे स्वयं ही कुछ पाना होता है। तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया। मनुष्य के मन में भ्रम रहता है। अनेक स्थितियों में फंसे होने पर जब व्यक्ति तर्क करता है तो सारे भ्रम दूर हो जाते हैं, अर्थात संदेह की पुष्टि हो जाती है। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के खिलौने हैं। इन्हें वह किससे चाहती हैं? इन्हें वह जिससे चाहती हैं नचाती हैं। इसका अर्थ है कि धन से न्याय और नीति को ही प्रभावित किया जाता है। धन से मर्जी का न्याय लिया जा सकता है तथा नीतियां भी अपने हक की बनवाई जा सकती हैं। ये सब धन के संकेतों पर नाचने वाली कठपुतलियां हैं। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। ये संसार के स्वभाव पर तीखी टिप्पणी की है। संसार में लोग कुछ करे या न करे दूसरे की निंदा करते हैं, हालांकि निंदा करने वालों को अपनी कमी का ध्यान नहीं रहता है। अगला बिंदु है, ऐसी समझ पर पढ़ना लिखना सब अकार्थ गया। यह बात बुड्ढे मुंशी ने कही थी। उन्हें वंशीधर द्वारा रिश्वत के मौके को ठुकराने का दुख है। इस नासमझी के कारण वह उसकी पढ़ाई लिखाई को निरर्थक मानते हैं वृद्ध मुंशी जी। अगला बिंदु है, धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। कैसे कुचल डाला? धर्म मानव की दिशा निर्धारित करता है। सत्यनिष्ठा के कारण वंशीधर ने अलोपीदीन द्वारा 40,000 रुपये की पेशकश को ठुकरा दिया। उसके धर्म ने धन को कुचल दिया। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। यहाँ अदालतों की कार्यशैली पर व्यंग्य क्या है? अदालतें न्याय का मंदिर कही जाती हैं, परंतु यहाँ भी सब कुछ बिकाऊ है। धन के कारण न्याय के सभी शस्त्र सत्य को असत्य सिद्ध करने में जुट गए। सत्य की तरफ अकेला वंशीधर था। अंततः वहाँ धन और धर्म में युद्ध सा हो रहा था। अब है भाषा की बात। भाषा की चित्रात्मकता, लोकोक्तियाँ, मुहावरों का जानदार उपयोग, हिंदी उर्दू के साझा रूप एवं बोलचाल की भाषा के लिहाज से ये कहानी अद्भुत है। कहानी में से ऐसे उदाहरण छांट कर लिखिए और यह बताइए इनके प्रयोग से किस प्रकार कहानी का कथ्य अधिक असरदार बना है। अब चित्रात्मकता का प्रयोग कहाँ हुआ है? वकीलों ने सुना और उछल पड़े। पंडित अलोपीदीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। सब जन बांधुओं ने रुपयों की लूट की। उदारता का सागर उमड़ पड़ा। उसकी लहरों ने अदालत की नींव तक हिला दी। जब वंशीधर बाहर निकले तो चारों ओर से उनके ऊपर व्यंग्य बाणों की वर्षा
होने लगी। अब है लोकोक्तियाँ और मुहावरे। इस कहानी में कौन कौन से प्रयोग किया गया है? पूर्णमासी का शांत, प्यास बुझना, फूले नहीं समाना, पंजे में आना, सन्नाटा साना, सागर उमड़ना, हाथ मलना, सिर पीटना, जीभ जगना, सूल उठना, जन्म भर की कमाई, गले लगाना, ईमान बेचना, कलवार और कसाई के तंगादे सही, सुअवसर ने मोती दे दिया, घर में अंधेरा, मस्जिद में उजाला, धूल में मिलना, निगाह बांधना, कगारे का वृक्ष। ये है लोकोक्तियाँ और मुहावरे। हिंदी उर्दू का साझा रूप। बेगरज को दांव पर लगाना जरा कठिन है, इन बातों को निगाह में बांध लो। अब बोलचाल की भाषा में कौन पंडित अलोपी दिन दाता गज के। तो विद्यार्थियों, एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाला नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और सभी पाठों के प्रश्नोत्तर का वीडियो बनाया जाएगा और पाठों को पढ़ाने का भी अलग से वीडियो बनाया जाएगा। अगला प्रश्न है इस कहानी का, कहानी में मासिक वेतन के लिए किन किन विशेषणों का प्रयोग किया गया है? इसके लिए आप अपनी अपनी ओर से दो दो विशेषण और बताइए, साथ ही विशेषणों के आधार को तर्क सहित पुष्ट कीजिए। उत्तर है, कहानी में मासिक वेतन के निम्नलिखित विशेषणों का प्रयोग किया गया है, जैसे पूर्णमासी का शांत। हमारी तरफ से विशेषण ये भी हो सकते हैं, एक दिन का सुख या खून पसीने की कमाई। बाबूजी आशीर्वाद, सरकारी हुक्म, दातागज के, कानपुर दी गई विशिष्ट अभिव्यक्तियां निश्चित संदर्भ में निश्चित अर्थ देती है। संदर्भ बदलते ही अर्थ भी परिवर्तित हो जाता है। अब आप किसी अन्य संदर्भ में इन भाषिक अभिव्यक्तियों का प्रयोग करते हुए समझाइए। बाबूजी आशीर्वाद में बाबूजी आपका आशीर्वाद चाहिए। सरकारी हुक्म, मोहन को सरकारी हुक्म हुआ। दातागंज के, राम दातागंज के रहने वाले हैं। कानपुर, यह सड़क कानपुर की तरफ जाती है। इनसे अर्थ परिवर्तित हो जाता है। तो विद्यार्थियों, इस पाठ के ये प्रश्नोत्तर का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें और लाइक्स करें वीडियो को और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।